नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका क्राइम कहानी के एक नए एपिसोड में। मामला है 5 जून 2023 का। मुंबई में मौजूद आकाशदीप अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों को बदबू आना शुरू होती है। धीरे धीरे करके बदबू बढ़ने लगी है और सबसे पहले उन लोगों ने यही बात सोची कि शायद उनके घर में कहीं कोई चूहा बिल्ली वगैरह मरा हुआ होगा। और जब लोगों ने अपना पूरा घर छान मारा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे जब आखिर में पता चलता है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर, असल में बदबू किस चीज़ की थी और आखिर में उन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया था कि उनकी हालत खराब होने लगी थी, सब जानेंगे इस केस के बारे में इस वीडियो में। मुंबई के मीरा रोड इलाके में दिल्ली के श्रद्धा कांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। मीरा रोड में महिला की हत्या के मामले में तो कहानी शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का केस। तो आज की स्टोरी होने वाली है मुंबई से, जहां पर एक बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के 7 फ्लोर पर लगभग 4 अपार्टमेंट बने हुए थे और उन 4 अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को 5 जून 2023 को काफ़ी गंदी बदबू आने लगती है। उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था कि बदबू कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले वहाँ पर मौजूद लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया कि शायद हमारे घर के अंदर कोई जानवर वगैरह मरा हुआ होगा। हो सकता है कि किसी चूहे की मौत हो गई हो और एक जगह पड़ा पड़ा वो बदबू दे रहा होगा। तो 7 फ्लोर पर रहने वाले उन सभी लोगों ने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे 6 तारीख आई तो बदबू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ पर रहने वाले उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने घरों की सफाई करेंगे, नहीं तो बदबू यहाँ पर हमारा रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर देगी। वहाँ पर कुल 4 अपार्टमेंट हैं, 701, 702, 703 और 704। वो लोग अपने घरों की सफाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी जब वह बदबू नहीं जाती तो लोगों ने आपस में बातें करना शुरू किया। इस सारी बदबू आखिर कहाँ से आ रही है। और 701 वाले ने 702 से पूछा, 702 वाले ने 703 से पूछा और 703 वाला जब 1 और 2 से पूछ लेता है तो सोचता है कि चलो 704 वाले से जाकर बात करते हैं। लेकिन जब वह वहां पर पहुंचा तो 704 वाले ने अपना दरवाज़ा खुला ही नहीं। पहले उन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और वो सिर्फ फ्लोर पर जाकर इस बारे में पूछने लगे। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई भी बदबू नहीं आ रही है। तो वो वापस जाते हैं और उसके बाद जाकर टॉप फ्लोर पर चेक करने लगते हैं कि हो सकता है यहीं से बदबू आ रही हो, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो फिर से एक बार 703 में रहने वाला सोमेश जा पहुंचता है अपार्टमेंट नंबर 704 के पास और वहां पर लगातार अब की बार दरवाजा लगता है, क्योंकि पिछली बार वो दरवाजा खटखटा कर चला गया था। इस बार वो नहीं जाता तो वहीं खड़ा रहता है और अब की बार वह अंदर रहने वाला व्यक्ति से बात करना चाहता था। और इसी बीच रुकने के दौरान उसने ये बात अपील की कि जितनी भी बदबू आ रही है इसी अपार्टमेंट के अंदर से आ रही है। वो दरवाज़ा खटखटाने के बाद थोड़ी देर वहाँ पर वेट करता है, लेकिन फिर भी किसी ने अभी तक वहाँ पर दरवाज़ा नहीं खोला था। जब वह 704 के बाहर खड़ा था तो उसे बदबू नहीं जबकि खुशबू महसूस होने लगती है और उसे यह बात फील हुई है कि जो भी व्यक्ति 704 के अंदर है उसने अभी अभी यहाँ पर रूम फ्रेशनर डाला है। तो सोमेश सीधा नीचे जाता है और बिल्डिंग मैनेजर से इस बारे में बात करता है और कहता है कि सर, हमारे फ्लोर पर काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है और प्लीज़ इस बात का कोई सॉल्यूशन कीजिए। लेकिन टाइम बीतता है और इस बात का अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है और वह बदबू और ज़्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन सोमेश ने अब तक यह बात सोच ली थी, जो भी इस घर के अंदर रहता है उसके साथ बात करेगा और उसकी अपार्टमेंट की सफाई के बारे में उससे कहेगा। अपार्टमेंट नंबर 704 में मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता था और जब बाहर खड़ा होकर सोमेश इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी मनोज बाहर आता है। तो सोमेश मनोज से कहता है कि तुम्हारे अपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है और इस बदबू के कारण हमारी तरह से बदबू फैल चुकी है। तो तुम इसका कोई जुगाड़ क्यों नहीं करती और तुम अपने अपार्टमेंट की कोई सफाई वगैरह करा लो यार, कोई जानवर अंदर मरा पड़ा हो। लेकिन मनोज ने कहा, अच्छा बदबू आ रही है, इस बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। चलो मैं शाम को जैसे आऊँगा तो हम लोग यहाँ पर सफाई कर देंगे। और वह इतनी बात बोलते ही वहाँ से तुरंत निकल जाता है। सोमेश भी हक्का बक्का रह जाता है कि हम लोग बाहर आकर इस बदबू से इतने ज़्यादा परेशान है तो ये अपने पास इतनी सारी बदबू के साथ इस तरह जी रहा है, ज़रूर यहाँ पर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो उसने 701, 702 में रहने वाले लोगों से भी इस बारे में बात की और वह तीनों ही जा पहुँचते हैं बिल्डिंग मैनेजर के पास। और जब इन तीनों ने मिलकर
डिस्कस किया तो उन्हें याद आया कि दिल्ली में कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था जहां पर एक बंदे ने एक लड़की को पूरी तरीके से काटकर फ्रिज में सेट कर दिया था। हो सकता है वही मामला हमारे यहाँ पर भी हो, क्योंकि 704 में रहने वाला मनोज और उसकी पत्नी सरस्वती के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं, क्योंकि 7 फ्लोर पर कुल 4 अपार्टमेंट हैं, 701, 702, 703 और 704। इन तीनों की आपस में बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन 704 वाले मनोज की अगर बात की जाए तो बिल्कुल चुपचाप रहता है, उसकी भी ज़्यादा किसी के साथ नहीं बनती और हो सकता है वहाँ पर किसी न किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस बिल्डिंग मैनेजर के पास आई और बिल्डिंग मैनेजर ने 704 के पास लेकर गया और वहाँ पर आने वाली दुर्गंध सुनकर पुलिस वालों का अंदाजा हो गया कि हो ना हो अंदर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इस तरह के वो पहले भी काफ़ी सारे केस सॉल्व कर चुके हैं और वहाँ पर भी बिल्कुल इसी की स्मेल बदबू आ रही थी। तो पुलिस ने वहाँ पर मौजूद लोगों की सहमति के साथ उस दरवाजे को तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर वो लोग अंदर घुसते हैं तो पुलिस सबसे पहले रूम के अंदर जाती है, लेकिन जितनी स्पीड से वो लोग अंदर जाते हैं उतनी से ही वापस बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस वाले बाहर आते हैं और ओमन और मास्क लगाकर वापस अंदर जाते हैं। अंदर घुसते ही उन लोगों को पता चलता है कि सामने ही एक लकड़ी काटने वाली आरी पड़ी है और इस चीज़ को देखते हुए पुलिस को शक होना शुरू हो जाता है और वो लोग सबसे पहले उनके बेडरूम में जाते हैं, उसके बाद बाथरूम में जाते हैं और इसी के साथ उन लोगों ने फ्रिज भी खोला। हो सकता हो कि दिल्ली वाला हादसा यहाँ पर फिर से दोहराया गया हो, लेकिन इन सभी जगहों पर कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद आखिर में पुलिस पहुंचती है उनकी किचन में। किचन का हाल देखकर पुलिस वालों को पूरा मामला समझ में आने लगता है कि आखिरकार बदबू क्यों आ रही थी, क्योंकि वहां पर कुल 2 बाल्टियां और टब रखा हुआ था और उन सभी में खून भरा हुआ था। इसी के साथ उनके अंदर छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी थे, लेकिन पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ये मांस के टुकड़े किस चीज़ के हैं और इन लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि यहाँ पर कोई ना कोई गलत काम चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का अंदाजा यह भी था कि हो सकता है यह कोई कसाई टाइप के व्यक्ति हों और इसने से सारे टुकड़े किसी जानवर के भीतर रखे हों। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस का एक कन्फ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो गया जब उन लोगों ने उस डब्बे में मौजूद एक टांग को देखा और टांग देखती उन्हें पता चल गया कि ये किसी और की नहीं जबकि इंसानी टांग है। इंसानी टांग के अलावा टब के अंदर उन बाल्टियों के अंदर छोटे छोटे और भी मांस के टुकड़े मौजूद थे। पुलिस अपनी थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर एक कुकर भी मौजूद है जो कि अब बंद है। लेकिन पुलिस वालों ने जैसे ही कुकर खोला तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर भी काफ़ी सारे मांस के टुकड़े भरे हुए हैं। वहीं गैस पर तवा भी रखा हुआ था। उस तवे को जब ध्यान से देखा गया तो पुलिस वालों को पता चला कि इसके ऊपर भी मांस को बुना गया है। लेकिन आखिरकार यह कौन है जिसे मार दिया गया, और इसी तरह के सवाल लेकर तहकीकात अभी पुलिस कर रही थी कि उन्हें कटी हुई चोटी भी मिलती है और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये जो सारे के सारे बॉडी पार्ट से छोटे छोटे काटे गए हैं किसी और के नहीं जबकि किसी महिला के हैं और उसकी चोटी मिल चुकी है। पुलिस वालों ने जब वहाँ पर आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कपल रहता है जिससे पति का नाम मनोज और उसकी पत्नी का नाम सरस्वती है। मनोज को तो हम लोगों ने सुबह काम पे जाते देखा था, लेकिन उसकी पत्नी को देखते हुए लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके हैं और हमें नहीं पता कि वह कहाँ पर होगी। तो पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है सरस्वती हो, लेकिन इस बात को पूरी तरीके से तो सिर्फ मनोज ही बता सकता था। तो हम लोगों को उसे पकड़ना होगा, लेकिन जैसे हम लोग उसकी छानबीन शुरू करेंगे तो उसे ढूंढने के लिए निकलेंगे तो हो सकता है उसे पता चल जाए और यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। उसके बाद तो उसे ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिस वालों ने प्लान बनाया कि वो अपने 2 सिपाही को सिविल ड्रेस में यहीं पर छोड़ देंगे, हम लोग बाहर जाकर उसका वेट करेंगे, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां वगैरह देखकर पुलिस वालों को देखकर उसे यहाँ से भागने का मौका नहीं देना है। तो पुलिस वाले वहीं पर मनोज की बैठकी में बैठ जाते हैं और जैसे शाम होती है मनोज वापस आता है तो वहाँ पर रहने वाले उसके पड़ोसियों ने सिविल ड्रेस में बैठे हुए पुलिस वालों को यह बात बता दी कि यही मनोज है। पुलिस पूरे प्रबंध के साथ उसका वेट कर रही थी, जिसके कारण उसे वहीं पर पकड़ लिया गया। अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं और जब उससे पूछताछ की गई यहाँ पर क्या चल रहा था और तुम्हारी पत्नी कहाँ गई है, तो मनोज ने कहा कि चलो सर मैं आपको सारी बात ठीक से बताता हूँ, वैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस वालों ने कहा कि गलती किसकी हुआ तो हम लोग डिसाइड कर ही लेंगे, लेकिन तुमने क्या कुछ कारनामा किया उसके बारे में हमें थोड़ा खुलकर बताओ। और उसने वो सारी की सारी बातें पुलिस को बताना शुरू की जो उसकी ज़िंदगी में घटी थी। उसने बताया कि वो सबसे पहले बोरियाबाली में रहा करता था अपने माता पिता के साथ, लेकिन काफ़ी टाइम पहले उसके माता पिता गुजर जाते हैं और उसके बाद उसने नौकरी करना शुरू किया
एक परचून की दुकान से जितने पैसे मिला करते थे उससे अपना काम चलाने लगा और यही परचून की दुकान और उसकी मुलाकात हुई सरस्वती से। वह अक्सर उसकी दुकान पर सामान लेने के लिए आया करती थी। वो सारी चीज़ें इसी तरह चल रही थी कि इसी बीच उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह जाता है, जिसके बाद उसे और खून छुड़ाया जाता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से बीमार पड़ने लगता है और जब वह हॉस्पिटल जाता है, अपना अच्छे से चेकअप वगैरह करवाता है, तो उसे पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है। उसने अपना और भी टेस्ट करवाए और सभी टेस्ट में उसे अंदाज़ा होता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे जो खून चढ़ाया गया था उसी के कारण उसे बीमारी लगी है। वह इस बीमारी की दवाई लेने लगता है, अपने काम पर लौट जाता है जहाँ पर उसकी फिर से सरस्वती से मुलाकात हो सकती है और ये दोनों एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। आखिर इन लोगों ने रिलेशनशिप में रहने की सोची तो इन्होंने शादी भी कर ली, लेकिन अब खर्च बढ़ने लगे थे। पहले तो मनोज ने अपना फ्लैट किराए पर दे दिया। चिट में खुद मीरा रोड मौजूद एक फ्लैट में जाकर रहने लगा, जहां पर उसका खर्चा सिर्फ 10,000 रुपये आया करता था, तो सीधे सीधे उसके पास 25,000 बचने लगे। दूसरी तरफ नौकरी भी कर रहा था, तो उसका खर्चा भी बड़े मज़े से चल रहा था। अब चूँकि सरस्वती भी उसके पास आ चुकी थी, तो वो दोनों ही मीरा रोड पर उस बिल्डिंग में रहने लगते हैं, यानी कि रूम नंबर 704 होता है। वह मनुष्य से मिलने से पहले एक अनाथालय में रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता के बीच लड़ाई हो गई थी। उसके बाद उसकी माँ अपनी 5 बेटियों को लेकर अलग रहने लगी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद 5 ही लड़कियों को अनाथालय में भेज दिया गया, लेकिन बाद में मुंबई आती है और यह कुछ काम करने लगती है और इसी बीच उसकी मुलाकात मनोज से उस दुकान पर हो जाती है। बाद में उन दोनों के बीच बातें हुई। आज के टाइम वो दोनों पति पत्नी बनकर रह रहे थे। उन दोनों की ज़िंदगी बड़ी खुशी बड़े आराम से चल रही थी और मनोज हर रोज़ अपने काम पर जाया करता था। उसका फ्लैट वाला पैसा भी मिल रहा था, तो दूसरी तरफ नौकरी से कमा रहा था। लेकिन जिस दुकान पर काम किया करता था, किसी कारण चलते वो दुकान बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। अब वापस अपने घर आ जाता है और उसकी नौकरी जाने के बाद पैसों की घर में काफ़ी ज़्यादा किल्लत आना शुरू हो जाती है और पैसों की कमी के कारण मनोज और सरस्वती के बीच लड़ाई होने लगती है। लड़ाई का एक और कारण मनोज ने यह बताया, सरस्वती उसके ऊपर शक किया करती थी कि बाहर उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मनोज ने काफ़ी दिनों तक सरस्वती को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और एक दिन ऐसा आया जब मनोज वापस काम ढूंढकर अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि सरस्वती ने जहर पी लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस वालों ने पूछा, अगर उसने जहर खा लिया था और मर गई थी, तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? तो उसने बताया कि मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि हो सकता है पुलिस वाले इस बात को मेरे ऊपर डाल दें और मुझे जेल भेज दें। तो मैंने यह बात सोची कि क्यों मैं इस बॉडी को ठिकाने लगा दूं। लेकिन पूरी की पूरी बॉडी को किसी जगह लेकर जाऊंगा तो सारे लोग मुझे देखेंगे, क्योंकि मैं बिल्डिंग 7 फ्लोर पर रहता था और भले ही मैं इसे किसी भी टाइम लेकर जाऊँ, हो सकता है कोई ना कोई मुझे देख ले। उसके बाद अगर मुझसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो लेकर जा रहे हो, तो कुछ बात नहीं बता पाऊंगा। मैंने यही फैसला किया कि मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और उसके बाद उन्हें ठिकाने लगा दूंगा। तो मैंने सबसे पहले दुकान पर जाकर हथियार खरीदे, जिससे कि एक हथौड़ा, एक पेड़ काटने की वाली कटार और कुछ सामान भी खरीद लिया और वापस अपने घर आने के बाद सरस्वती के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिए। लेकिन मुझे इस बारे में पता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े कम समय में नहीं कर पाऊँगा, उससे पहले यह बॉडी सड़ने लगेगी। तो मैंने उसके छोटे टुकड़े करके उन्हें उबालना शुरू कर दिया और उबालने के बाद मैं तवे पर फ्राई भी करता था। कुकर में उन्हें इसलिए करता था ताकि उनके अंदर से बदबू ना आए। उसके बाद मैं तवे पर भी उन्हें फ्राई करता था कि इनमें से थोड़ी सी भी दुर्गंध बाहर ना जाए। और इतना करने के बाद काफ़ी सारे ऐसे शरीर के अंग मौजूद थे जो कि बिल्कुल लिक्विड तौर पर हो जाते हैं, तो मैं उन्हें फ्लैश कर देता है। और इसके अलावा जो मांस के टुकड़े बचे उन्हें लेकर सुबह सुबह निकल जाता, इससे पहले कि कोई और जा पाता। और बहुत कम लोग ऐसे थे जो सुबह घूमा करते थे। तो मैं उन छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर बाहर ले जाकर कुत्तों के सामने डाल देता। लेकिन पुलिस वालों को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं था और पुलिस वालों को अंदाजा यही था कि हो ना हो इससे ही चाकू वगैरह मारकर सरस्वती की हत्या की होगी। बाद में अब अपने आप को बचाने के लिए यह बात बोल रहा है कि उसने जहर पी लिया था, लेकिन पहले उसे चाकू मारा गया या फिर उसने पहले जहर पिया, इस बात का तो पता चल सकता है कि सरस्वती की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए तब। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए अब तो उसकी टांग बची थी, बाकी सारे शरीर को तो मनोज ने पहले ही ठिकाने लगा चुका था। अब पुलिस वाले मनोज से इस बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं कि उसने टुकड़े और कहाँ कहाँ पर फेंके हैं। पुलिस वालों को ऐसा बॉडी का कोई पार्ट मिल जाए जिससे इस केस को समझने में आसानी हो। अभी मनोज पुलिस की हिरासत